8 जुलाई 1947 का दिन था, यानी देश की आज़ादी से ठीक 38 दिन पहले। अंग्रेजी बैरिस्टर सिरिल रेडक्लिफ इस दिन भारत पहुंचे। उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि अगले 5 हफ्तों में वो बंगाल और पंजाब को चीरती हुई एक ऐसी लकीर खींचें जो इस देश के भूगोल, इसके समाज और इसके लोगों को हमेशा के लिए 2 अलग अलग देशों में बांट दे। रेडक्लिफ के नेतृत्व में बाउंड्री कमीशन तेजी से विभाजन की प्रक्रिया में जुट गया और इसके साथ ही शुरू हुई दुनिया की सबसे त्रासद घटनाओं में दर्ज बंटवारे की त्रासदी। करोड़ों लोगों के लिए उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल रही थी। एक आजाद सुबह का सूर्योदय देखने से पहले इन लोगों को विभाजन की कई स्याह रातें गुजारनी पड़ी और अपना सब कुछ पीछे छोड़ एक अनिश्चित भविष्य की ओर पलायन करना पड़ा। एक नए मुल्क में जा बसने के लिए जो लोग अपना अपना सामान बांध रहे थे, उनमें 43 साल की एक महिला भी थी। कुमाऊं के अल्मोड़ा में जन्मी इस महिला के पूर्वज कुमाऊनी ब्राह्मण थे, माता पिता ईसाई और पति मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेताओं में से एक। ये महिला जो अब पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी बनने जा रही थी और जिसे आगे चलकर मादरे पाकिस्तान का खिताब मिलने वाला था, वो थी कुमाऊं की बेटी आइरीन पंत, जो अब बेगम राणा लियाकत अली खान हो चुकी थी। नमस्कार, मैं हूं राहुल कोटियाल और आप देख रहे हैं बारामासा का विशेष कार्यक्रम विरासत। साल 1871 की बात है। एक खबर ने पूरे कुमाऊं में हलचल मचा दी थी। खबर यह थी कि ऊंची नाक और बड़ी धोती वाले पंत ब्राह्मण परिवार के एक व्यक्ति ने ईसाई धर्म अपना लिया है। अंग्रेजी और अमेरिकी मशीनरी उस दौर में सक्रिय होने लगी थी और कुमाऊं में धर्मांतरण का यह कोई पहला मामला भी नहीं था। लेकिन अब तक हुए धर्मांतरण सिर्फ गरीब या दलित परिवारों तक ही सीमित थे, इसलिए कुमाऊनी समाज ने इन्हें कभी अपनी पहचान या धर्म पर खतरे की तरह नहीं देखा था। लेकिन इस बार मामला अलग था। इस बार एक संपन्न परिवार और ब्राह्मण समाज यानी ठुल जात के व्यक्ति का धर्मांतरण हुआ था। यह धर्मांतरण हुआ तो बनारस में था, लेकिन इसकी खबर जंगल की आग की तरह पूरे कुमाऊं में फैल गई थी। ईसाई धर्म अपनाने वाले इस व्यक्ति का नाम था तारादत्त पंत। उनके पिता पंडित हरिराम नेपाल के राजा के प्रमुख वैद्य थे, लिहाजा तारादत्त को भी आयुर्वेद का ज्ञान विरासत में मिला था। उनकी शादी अल्मोड़ा के उस जोशी परिवार की बेटी से हुई थी जो कुमाऊं के दीवान हुआ करते थे। तारादत्त के धर्मांतरण की भी एक दिलचस्प कहानी है। ईसाई धर्म अपनाने से पहले उन्हें हिंदू धार्मिक ग्रंथों का प्रकांड विद्वान माना जाता था। वे कई धार्मिक वाद विवादों में और शास्त्रार्थों में अपना लोहा मनवा चुके थे। उस दौर में बनारस धार्मिक वाद विवादों का एक अहम केंद्र हुआ करता था और तारादत्त भी अक्सर इसमें हिस्सा लेने बनारस जाया करते। ऐसे ही एक यात्रा में उनकी मुलाकात नीलकंठ शास्त्री नाम के एक व्यक्ति से हुई। नीलकंठ स्वयं हिंदू धर्म ग्रंथों के विद्वान माने जाते थे, लेकिन उन्होंने चर्च मिशनरी सोसाइटी के साथ जुड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था। नीलकंठ से मिलकर तारादत्त भी इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने भी ईसाई धर्म अपना लिया। तारादत्त ने तो ईसाई धर्म स्वीकार लिया, लेकिन इसके बाद उनके परिवार और उनके समाज ने उन्हें कभी नहीं स्वीकारा। उन्हें समाज से बेदखल कर दिया गया और उनके परिवार ने उनका घटा श्राद्ध करते हुए उन्हें मरा घोषित कर दिया। इसके बाद वो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर नैनीताल से अल्मोड़ा चले आए, जो उस दौर में कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। सामाजिक बहिष्कार के चलते तारादत्त और उनके परिवार को कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ा, लेकिन एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के चलते उनके सामने आजीविका का संकट कभी नहीं रहा। धर्मांतरण से उन्हें यह लाभ जरूर हुआ कि उनके बच्चों के लिए आधुनिक शिक्षा के कई दरवाजे खुल गए। उनकी बेटी हरप्रिया मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने वाली देश की पहली महिलाओं में से एक बनी और उनके बड़े बेटे डैनियल पंत ने पहले अल्मोड़ा और फिर लखनऊ से अपनी पढ़ाई पूरी करके उत्तर प्रदेश, जो उस दौर में यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, उसके PWD विभाग में नौकरी पाई। ये तो हुई तारादत्त पंत के एक उच्च कुमाऊनी ब्राह्मण से ईसाई बन जाने की कहानी। अब शुरू करते हैं कहानी आइरीन पंत की, कुमाऊं की वो बेटी जो आगे चलकर पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी बनी। आइरीन डैनियल पंत की बेटी थी, यानी तारादत्त पंत की पोती। फरवरी 1905 में जब उनका जन्म हुआ था तो उन्हें नाम मिला था आइरीन रूथ मार्गरेट पंत। इस नाम में आइरीन उनके पिता ने सुझाया था, रूथ उनकी नानी ने, मार्गरेट उनकी मां ने और पंत उन्हें उस विरासत में मिला था
जो धर्मांतरण के बाद भी उनकी थी। आइरीन के पिता सरकारी सेवा में थे। उस दौर में यूनाइटेड प्रोविंस का सचिवालय 6 महीने लखनऊ और 6 महीने नैनीताल से काम किया करता था। लिहाजा आइरीन की स्कूली पढ़ाई भी इन्हीं 2 शहरों से हुई। ये वो समय भी था जब भारतीय समाज में आजादी की छटपटाहट दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौट चुके थे, लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर हो चुके थे, चंपारण सत्याग्रह शुरू हो चुका था, जलियांवाला बाग हो चुका था, असहयोग आंदोलन हो चुका था और आजादी के लिए तमाम मतवाले बेखौफ आवाजें उठाने लगे थे। इन सभी आंदोलनों के साथ साथ स्कूल में पढ़ने वाली आइरीन की राजनीतिक चेतना भी आकार ले रही थी। आइरीन उस वक्त लखनऊ के लालबाग हाई स्कूल में पढ़ा करती थी, लेकिन अपने जन्म स्थान अल्मोड़ा से उनका हमेशा गहरा जुड़ाव रहा। वो अक्सर अपने परिवार के साथ अल्मोड़ा आया करती, जहां आधुनिक पंत बहनें खूब चर्चा में रहती। चर्चित उपन्यासकार शिवानी की बेटी ईरा पांडे ने उनकी जीवनी दिद्दी में उनके हवाले से जो लिखा है वो सुनिए। मेरे नाना के बगल वाला घर डैनियल पंत का था, जो ईसाई थे, लेकिन एक जमाने में वो मेरी माँ की तरफ से रिश्तेदार हुआ करते थे। जब उन्होंने ईसाइयत को अपना लिया तो हमारे दकियानूसी नाना ने हमारे घरों के बीच एक दीवार बना दी। हमें दीवार की दूसरी तरफ देखने की भी मनाही थी। इस दीवार से बिल्कुल लगता हुआ ही उनका किचन था, जहां से जायकेदार मीट पकने की पागल कर देने वाली महक आती थी और हमारे बोरिंग ब्राह्मण किचन में पक रही फीकी सी दाल, आलू की सब्जी और भात पर हावी हो जाती थी। बर्लिन की उस दीवार के दूसरी तरफ वाले बच्चों को हम जानते थे, कुछ तो इसलिए कि आखिरकार हम सब मूलतः एक ही परिवार के थे, और कुछ इसलिए भी कि उनकी मुक्त जीवन शैली हम ब्राह्मण परिवारों की रूढ़िवादी जीवन शैली से कहीं ज्यादा आकर्षक थी। वो बहनें जब जॉर्जेट की साड़ी पहनकर अल्मोड़ा के बाजार में टहलने निकलती थी तो हम लोग तो जलन से मानो मर ही जाते थे। अल्मोड़ा शहर आइरीन की जन्मस्थली थी, लेकिन उनके व्यक्तित्व के निर्माण में लखनऊ की ज्यादा अहम भूमिका रही। उन्होंने न सिर्फ स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई लखनऊ से की, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन से भी उनका जुड़ाव इसी शहर में हुआ। साल 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो लखनऊ के जो छात्र साइमन गो बैक की हुंकार भरते हुए प्रदर्शन कर रहे थे, आइरीन भी उनमें से एक थी। साइमन कमीशन पर जब यूपी विधानसभा में बहस चल रही थी तो आइरीन भी इसे सुनने विधानसभा पहुंची। यहीं उन्होंने पहली बार लियाकत अली खान को देखा। ऑक्सफोर्ड से पढ़कर लौटे और करनाल के नवाब रुस्तम अली खान के बेटे लियाकत अली तब यूपी विधान परिषद के सदस्य थे और लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए किसी हीरो से कम नहीं थे। आइरीन ने जब उन्हें पहली बार विधानसभा में देखा और भाषण देते सुना तो वो उनसे बेहद प्रभावित हुई। इसके कुछ समय बाद ही दोनों की मुलाकात भी हुई। उन दिनों बिहार में बाढ़ आई थी और लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए फंड जुटा रहे थे। इसी सिलसिले में नाटक के कुछ टिकट बेचने जब आइरीन विधानसभा पहुंची तो लियाकत अली खान उनके सामने थे। लियाकत ने नाटक का एक टिकट खरीदा तो आइरीन बोली, कम से कम 2 टिकट तो खरीदिए और नाटक देखने किसी और को भी अपने साथ लेकर आइएगा। इस पर जब लियाकत ने कहा कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति को भी नहीं जानता जिसे इस शो पर लेकर आ सकूं, तो आइरीन ने जवाब दिया, मैं आपके लिए एक साथी खोज लूंगी और अगर कोई नहीं मिला तो मैं खुद ही आपके बगल में बैठकर ये शो देखूंगी। आइरीन के इतना कहने के बाद लियाकत ने उनसे 2 टिकट खरीद लिए। उसी शाम गवर्नर ने विधान परिषद के सदस्यों के लिए एक डिनर भी रखा था। इसके बावजूद लियाकत छात्रों के इस कार्यक्रम में पहुंचे। हालांकि वो कुछ देर से यहां पहुंचे थे और जब आइरीन ने लॉरेंस होप का लिखा मशहूर गाना पेल हैंड्स आई लव्ड बिसाइड द शालीमार गाया तो उसे सुनने के लिए लियाकत वहां मौजूद नहीं थे। लेकिन तमाम व्यस्तताओं के बीच भी वो आए। इससे आइरीन बेहद खुश हुई और उन्होंने लियाकत को इसके लिए विशेष शुक्रिया कहा। आइरीन और लियाकत की मुलाकात का शुरुआती सफर बस इतना ही था। लखनऊ से एमए की पढ़ाई पूरी करने के बाद आइरीन ग्रेजुएट टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स करने कलकत्ता चली गई और इसे पूरा करने के कुछ समय बाद दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज में पढ़ाने लगी। यहाँ उन्होंने लगभग 1.5 साल पढ़ाया और इसी दौरान लियाकत अली से उनकी मुलाकातों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हुआ। लियाकत अब तक यूपी विधानसभा के उपाध्यक्ष बन चुके थे। यह खबर जब आइरीन ने सुनी तो उन्होंने लियाकत को बधाई देते हुए एक चिट्ठी लिखी। लियाकत ने तुरंत ही इस चिट्ठी का जवाब भेजा और लिखा कि ये उनके लिए एक सुखद आश्चर्य है कि आइरीन अब दिल्ली में है।
उन्होंने ये भी लिखा कि दिल्ली तो करनाल से काफी नजदीक है, जहां मैं अक्सर आया करता हूं, लिहाजा हमें कभी चाय पर मिलना चाहिए। यहां से शुरू हुआ मुलाकातों का सिलसिला फिर जल्द ही दोनों की शादी में बदला, लेकिन आयरीन का परिवार उनके इस फैसले से बेहद नाखुश था। लियाकत अली न सिर्फ उम्र में आयरीन से काफी बड़े थे, बल्कि वो पहले से शादीशुदा भी थे और एक बेटे के पिता भी। हालांकि उनकी पहली पत्नी काफी समय से उनसे अलग रह रही थी, लेकिन दोनों का तलाक नहीं हुआ था। आयरीन में अपने दादा तारादत्त पंत वाले ही गुण थे। परिवार और समाज के तमाम विरोध के बाद भी वो अपने फैसले पर अडिग थी। उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया और 16 अप्रैल 1933 के दिन लियाकत अली से निकाह कर लिया। इसके बाद आयरीन फिर कभी अल्मोड़ा नहीं गई। वैसे अब उनका नाम भी आयरीन नहीं रह गया था। धर्मांतरण के बाद उनका नया नाम गुले राणा हुआ और आगे चलकर वो राणा लियाकत अली खान के नाम से जानी गई। शादी के बाद लियाकत अली ने दिल्ली के हार्डिंग एवेन्यू में एक आलीशान बंगला बनवाया और उसे नाम दिया गुले राणा। गुले राणा में ही आज भी पाकिस्तानी उच्चायोग स्थित है। बहरहाल, आजादी से पहले लियाकत अली और राणा का यह घर कई अहम पड़ावों का गवाह बना। देश के तमाम बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यहां आए दिन मौजूद रहते। राणा की असल राजनीतिक पारी की भी शुरुआत इसी घर से हुई। वो सिर्फ लियाकत अली खान की बेगम ही नहीं थी, बल्कि उस दौर की तमाम राजनीतिक गतिविधियों में सीधा दखल रखती थी। ये वो दौर भी था जब आज़ादी के आंदोलन में हिंदू मुसलमान की फूट बढ़ने लगी थी। मोहम्मद इकबाल मुस्लिम लीग के सत्र में 2 नेशन थ्योरी का प्रस्ताव रख चुके थे और चौधरी रहमत अली पाकिस्तान नाम सुझा चुके थे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना इस दौरान सक्रिय राजनीति से लगभग अलग थलग होकर लंदन में जा बसे थे और इस कारण मुस्लिम लीग का काम काफी धीमा होने लगा था। जिन्ना को भारत लौटने के लिए मनाने का मुख्य श्रेय भी लियाकत अली खान और राणा को ही जाता है। साल 1935 में जिन्ना भारत लौटे और इसके बाद से लियाकत अली खान और राणा से उनके बेहद नजदीकी संबंध रहे। एक बार जब लियाकत अली ने जिन्ना से कहा कि उन्हें अपना अकेलापन दूर करने के लिए फिर से शादी कर लेनी चाहिए, तो जिन्ना का जवाब था, मैं शादी जरूर कर लेता अगर मुझे कोई दूसरी राणा मिल सकती। जिन्ना के भारत लौटने से मुस्लिम लीग में एक नई ताकत आने लगी थी और देश भर में बढ़ रहा सांप्रदायिक तनाव लीग और कांग्रेस के बीच की दूरियों को लगातार बढ़ा रहा था। 1930 का दशक खत्म होते होते लीग के नेताओं के भाषणों से यह स्पष्ट होने लगा था कि वो मुसलमानों के लिए अब एक अलग देश चाहते हैं। फरवरी 1941 में गुले राणा में ही मुस्लिम लीग वर्किंग कमेटी की एक अहम बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान की मांग को मजबूत करने के लिए कई प्रस्ताव पारित किए गए। 1941 में जिन्ना और लियाकत अली खान ने मिलकर डॉन अखबार की भी शुरुआत की, ताकि लीग के संदेशों को बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सके। यह अखबार जल्द ही बेहद लोकप्रिय हो गया और पाकिस्तान की मांग को मजबूत करने में फिर इसने सबसे अहम भूमिका निभाई। आजादी का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, देश में हो रहे सांप्रदायिक दंगे भी बढ़ते जा रहे थे। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, रावलपिंडी जैसी कई जगहों पर दंगे हो चुके थे, जिनमें 5000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे और 1 लाख से ज्यादा बेघर हुए थे। इस भीषण नरसंहार के बाद कांग्रेस ने यह स्वीकार लिया कि बंटवारा अब अटल है और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये स्वीकार करने वालों में सबसे पहले थे। सत्ता के हस्तांतरण और देश के बंटवारे की औपचारिकताएं पूरी होने लगी तो मुस्लिम लीग के नेता भी एक एक कर दिल्ली से कराची का रुख करने लगे। जिन्ना ने औरंगजेब रोड पर अपना घर 3 लाख रुपए में रामकृष्ण डालमिया को बेचा और एक डकोटा विमान में सवार होकर वो 7 अगस्त 1947 के दिन कराची चले गए। लियाकत अली खान ने अपना घर बेचा नहीं, बल्कि पाकिस्तान सरकार को दान कर दिया। ये घर आज भी दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्त के निवास के तौर से इस्तेमाल किया जाता है। अपने घर के साथ ही घर का सारा सामान भी लियाकत अली ने दान कर दिया था। सिर्फ अपने कपड़े, कुछ व्यक्तिगत चीजें और जिन सिगरेट लाइटरों को जमा करने के वे शौकीन थे, उन लाइटरों से भरी एक अटैची ही उन्होंने अपने साथ रखी। राणा भी जो एकमात्र चीज अपने साथ लेकर गई वो एक पुरानी कालीन थी, जिसे रोल करते हुए उन्होंने कहा कि ये मेरी माँ ने मुझे दी थी, इसे मैं पीछे नहीं छोड़ पाऊंगी। बंटवारे के बाद लियाकत अली और राणा के जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। लियाकत अली पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने और राणा हुई पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी। राणा ने शुरुआत से ही पाकिस्तान की महिलाओं के लिए दिन रात काम किया।
शरणार्थियों की मदद करने के साथ ही उन्होंने महिलाओं को बतौर नर्स ट्रेनिंग दिलवाना शुरू किया और पाकिस्तान नर्सेस फाउंडेशन की शुरुआत की। राणा ने ही पाकिस्तान वुमेन्स नेशनल गार्ड और पाकिस्तान वुमेन्स नेवल रिजर्व की भी शुरुआत करवाई, जिनमें से एक वहां की फौज के अंतर्गत था और दूसरा नेवी के। राणा को इन दोनों का ही चीफ कंट्रोलर बनाया गया, जो कि एक ब्रिगेडियर के रैंक के बराबर था। महिलाओं के लिए राणा ने हस्तशिल्प से लेकर कई औद्योगिक इकाइयों की भी शुरुआत की और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में बेहद अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान के निर्माण में राणा दिन रात एक किए हुए थी, जब एक दिन अचानक उनका सब कुछ तबाह हो गया। 16 अक्टूबर 1951 का दिन था। रावलपिंडी के कंपनी बाग में मुस्लिम लीग की सभा हो रही थी और जिन्ना की मौत के बाद अब पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता लियाकत अली खान को सुनने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग वहां मौजूद थे। लियाकत जैसे ही मंच पर आए और उन्होंने अपनी बात की शुरुआत करते हुए बस बिरादरान मिल्लत ही कहा था कि तभी एक के बाद एक 2 गोलियां उनके सीने में आ धंसी और वो वहीं मंच पर गिर पड़े। उस पल को महसूस करने के लिए आप रेडियो पाकिस्तान का ये ऑडियो सुनिए, जिसमें लियाकत अली के आखिरी शब्द और उन्हें लगी गोलियों की आवाज कैद है। जिस जीवन साथी के भरोसे राणा अपना घर, परिवार, समाज, देश और अपना नाम तक पीछे छोड़ आई थी, उस जीवन साथी को कुछ दहशतगर्दों ने उनसे हमेशा के लिए छीन लिया था। राणा अब बिल्कुल अकेली थी और उन पर अपने 2 नाबालिग बच्चों की जिम्मेदारी भी थी। संकट यह भी था कि लियाकत अली खान भले ही नवाबों के खानदान से थे, लेकिन बंटवारे के दौरान वो अपना सब कुछ दान कराए थे। पाकिस्तान में लियाकत अली या राणा की कोई निजी संपत्ति नहीं थी। लियाकत की मौत के समय राणा के बैंक खाते में इतने पैसे भी नहीं थे कि घर के महीने भर का राशन का खर्च चल पाए। लियाकत अली की हत्या के कुछ दिनों बाद ही राणा ने 10 विक्टोरिया रोड पर स्थित प्रधानमंत्री आवास खाली कर दिया और एक बार फिर वो अपना सीमित सामान, लियाकत अली की किताबें और उनका सिगरेट लाइटरों से भरा सूटकेस लेकर अनिश्चित भविष्य के मुहाने पर आ खड़ी हुई। पाकिस्तान सरकार ने उन्हें 2000 रुपए महीने देने का प्रावधान तो कर दिया था, लेकिन इस रकम से राणा अपने बच्चों को वहां नहीं पढ़ा सकती थी जहां पढ़ाने का उन्होंने सपना देखा था। राणा की ये मुश्किलें तब कुछ दूर जरूर हुई जब 3 साल बाद उन्हें हॉलैंड में पाकिस्तान का राजदूत नियुक्त किया गया। इसके बाद वो इटली में भी बतौर राजदूत तैनात रही। पाकिस्तान की महिलाओं के लिए राणा ऑल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन यानी APWA की स्थापना काफी पहले ही कर चुकी थी। पाकिस्तान में महिलाओं को आरक्षण मिलने से लेकर 3 तलाक जैसे कानूनों पर रोक लगना और कई अन्य महिला अधिकारों को सुनिश्चित करने का श्रेय APWA को ही जाता है। लियाकत की मौत के बाद भी राणा ने इस संस्था के साथ अपना काम जारी रखा। महिलाओं की शिक्षा पर भी उन्होंने लगातार काम किया और वो अक्सर ये दोहराती थी कि जब आप एक लड़के को शिक्षित करते हैं तो आप सिर्फ एक व्यक्ति को शिक्षित कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप एक लड़की को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। राणा लियाकत अली को इसलिए भी याद किया जाता है कि वो अयूब खान और जिया उल हक जैसे तानाशाहों से लोहा लेने में भी पीछे नहीं रही। पाकिस्तान में उन्होंने महिला अधिकारों के लिए काम करने के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी काम किया और सिंध की गवर्नर रहते हुए वो कराची यूनिवर्सिटी की चांसलर भी रही। देश विदेश के कई सम्मान उन्हें मिले, जिनमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान निशान इम्तियाज भी शामिल है और मादरे पाकिस्तान का खिताब भी। पाकिस्तान में जा बसने के बाद से राणा 3 बार भारत आई, लेकिन फिर कभी अल्मोड़ा नहीं जा सकी। हालांकि अल्मोड़ा हमेशा उनके दिल के बेहद करीब रहा। कोदे की रोटी, गैत की दाल और दाड़िम की चटनी उन्हें हमेशा पसंद रही। पाकिस्तान से अपने भाई को भेजे एक टेलीग्राम में उन्होंने लिखा था, आई मिस अल्मोड़ा। 30 जून 1990 के दिन अल्मोड़ा की आयरीन पंत और पाकिस्तान की राणा लियाकत अली खान ने आखिरी सांस ली। उनकी आज भी जब चर्चा होती है तो लोगों की उनके बारे में अलग अलग राय होती है। राणा खुद भी ये जानती थी और इस बारे में उन्होंने अपने अंतिम दिनों में कहा था, मैं सारी उम्र एक पॉलिटिकल मिस्ट्री रही हूं, मेरा बस चले तो मैं ये सब कुछ दोबारा करूं, 10 बार करूं। बारामासा का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारे कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही ज्वाइन का बटन दबाकर बारामासा के मेंबर बनिए।
आप हमारी वेबसाइट baramasa.in पर जाकर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हम लाते रहें पहाड़ों से जुड़ी हर जिज्ञासा की खुराक बारामासा।